सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हम लगातार जी सलाम के जरिए आप तक सही सटीक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है तो उस चीज को समझने की भी जरूरत है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको गलत समझाया जा रहा है या आप कंफ्यूजन में हैं, तो आप चीजों को पढ़िए, समझिए, जी सलाम को कम से कम देखिए। और एक 11वां सवाल है, इसमें मेरे साथ सरदार परविंदर सेठी साहब हैं। आप तो लगातार सिखों के लिए और खासतौर से शरणार्थियों के लिए भी काम कर रहे हैं। अब देखिए, एनआरसी के हवाले से इसमें 11वां सवाल, मैं उसी सवाल के साथ आपके साथ आ रहा हूं सर, जो कि हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने ब्रेक से पहले उठाया था कि अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा नहीं, जो कि मुसलमानों के हवाले से बार बार कहा कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं, बेहद गरीब परिस्थितियों में हैं और उनके पास संबंधित दस्तावेज नहीं है, अगर एनआरसी होगा तो क्या होगा? तो उस कह रहे हैं, इसका जवाब ही आता है कि इस मामले में अधिकारी उस व्यक्ति को गवाह लाने की इजाजत देंगे, साथ ही अन्य सबूतों और कम्युनिटी वेरिफिकेशन की अनुमति देंगे। एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। किसी भी भारतीय नागरिक को अनुचित परेशानी में बिल्कुल भी नहीं डाला जाएगा और ये सभी के साथ नाफिज होगा। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये जो ये जवाब आ रहे हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमें इन सारी बातों को लेकर ना उसकी कोर रीजन में जाने की आवश्यकता है। देखिए, जिस दिन सिटीजन अमेंडमेंट बिल पेश होता है और पास होता है और एक्ट बन जाता है, उस दिन कुछ नहीं होता। जिस दिन रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली होती है, उसके बाद ये प्रदर्शन होता है। वहां के आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, जामिया के अंदर 50% जो है स्टूडेंट गैर मुसलमान है और वहां पे प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन करना हर एक व्यक्ति की एक संवैधानिक उसका एक हक है और वहां पे उसके लिए एक पुलिस को आपको एक परमिशन या इंफॉर्मेशन देनी होती है, उस हिसाब से उसका सारा चीज करी जाती है। इसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व आके बसों को आग लगाते हैं, पुलिस पे पथराव करते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बस को आग लगाने जाएगा, वो बस को आग लगा के भाग जाएगा। पुलिस की जो प्रक्रिया है वो स्टूडेंट्स के ऊपर आती है। देखिए, दोनों ही पक्ष देखने पड़ेंगे। जो वहां पे लोगों के ऊपर पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, वो जायज है, लेकिन उसके बाद जो पुलिस की बर्बरता है वो स्टूडेंट्स के ऊपर हुई, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। देखिए, एक तो मुसलमान जो है, भारत का मुसलमान डरा हुआ है। पहली बात, वो चुप भी था। सबसे पहले यह था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। 3 तलाक हुआ, वो चुप रह गया। उसके बाद बाबरी मस्जिद आई, तब भी वो चुप रह गया। इसके बाद सीएए आया। देखिए, हर व्यक्ति बहुत समझदार है, सबको पता है सीएए में कोई ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान में जो रहने वाला मुसलमान है उसके ऊपर उसकी कोई बात नहीं है। जो शरणार्थी आए हैं उनके लिए ये बिल आया है, लेकिन उनको जो आगे आने वाली समस्या है, जो एनआरसी है, उसके अंदर उनको एक बड़ा खतरा नजर आया। सर, जो बीजेपी का सर एक बात खतरा अगर उनको नजर आया तो उसके जवाब तो मैं उसकी थोड़ी बात पूरी कर अभी कहां से नाफिज हो गया एनआरसी? सर, ना उसका कोई औपचारिक अभी बड़ा ऐलान हुआ है, ना उसकी कोई डेट आई है, ना कोई पर उसका बेस बन गया ना सर, ना उसके कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में आया है। तो फिर ये अब होगा, ऐसा होगा कह करके कब तक मैं छोटी सी बात लोगों को सड़कों पर उतारा जाएगा? मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय सरकार है, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो सबका विश्वास है उसको देने में पार्टी कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई है। तो वो ने उसका फायदा उठाया हो या उसके पीछे कोई और बाहरी ताकत है, ये बात मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो यहां का मुसलमान है वो पूरी तरह से डरा हुआ है। उसको ये पता है कि जो एनआरसी की जो डरा हुआ है, तो डरा कौन रहा है ये बताइए? सरकार और कौन? देखिए, हमें सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिसके वजह से डर का माहौल बना है। सरकार की क़यादत कौन कर रहा है? वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा क्या कदम उठाए हैं जिसकी वजह से माहौल? उन्होंने कहा क्या सर? उन्होंने कहा क्या मुसलमानों? मैं मुद्दे की बात ये कहना चाहता हूं। चुनावी रैलियों से तक कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं और इस देश के मुसलमानों को कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछना चाहिए। सर, ये इमरान साहब, मैं आपको बता दूं, ये बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। ये बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है और इसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही विश्वास से और सरकार को इसको डील करना चाहिए, ना कि धमकाना चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं कि बीजेपी में और बहुत सारा वर्ग ऐसा है, आप इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते, जहां पे एक पर्टिकुलर समाज के साथ ट्रोलिंग की जाती है। जब उसके साथ ट्रोलिंग की जाती है, उसके साथ टॉन्टिंग की जाती है और उसको धमकाया जाता है, तो ये भय की स्थिति और बढ़ जाती है। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, सरकार की नीयत के ऊपर मंशा नहीं है, लेकिन जो एक माहौल बन गया है
उस माहौल को ठीक करने की आवश्यकता एकदम सही है बोल और रहे हैं। सरकार को इस भय की स्थिति को बड़े प्यार से, और देखिए यहां पे जो हिंदुस्तान में जो भी रहता है, इस देश की खूबसूरती, उस देश की ताकत है विभिन्नता में एकता। यहां का जो भी बाशिंदा है वो उतना ही इस देश का नागरिक है जितना कोई और धर्म का है। इस धर्म, जो सबसे बड़ा धर्म है हमारे देश का है, वो है हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। यही हमारा रिलीजन है। रिलीजन का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर समाज को, उनको पता है हमें सीए से कोई डर नहीं है, ये शरणार्थियों के लिए आया गया है, सरकार का कहना भी ठीक है कि उस फैट को ठीक करने के लिए। सर आप सही कह रहे हैं, ठीक है, लोगों को एनआरसी का खदशा है कि एनआरसी में फिर सीएए काम करेगा और हम अलग थलग पड़ जाएंगे। इरशाद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए 10 नंबर का सवाल है, क्या एनआरसी के लिए मुश्किल और पुराने दस्तावेज मांगे जाएंगे जिन्हें जुटा पाना बहुत मुश्किल होगा? तो जवाब आता है कि पहचान प्रमाणित करने के लिए बहुत सामान्य दस्तावेज की जरूरत होगी। राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी की अगर घोषणा होती है तो उसके लिए सरकार ऐसे नियम और निर्देश तय करेगी जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। सरकार की मंशा नहीं है कि वो अपने नागरिकों को परेशान करे या किसी दिक्कत में डाले। साहब अगर ये मंशा है तो करने की जरूरत क्या है? तो सबके पास आधार मौजूद है, सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। देखिए साहब, ये तो मंशा है नहीं। देखिए सर, और देखिए लेकिन सर मैं इसी में एक सवाल जोड़ दे रहा हूं ना। वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट के अंदर से क्या कहा था, क्या एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि हमारे घर में घुसपैठी कौन है, पनाहगुजीन कौन है, इसका हमें पता हो, सही सही ठीक ठाक पता हो। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज नहीं है क्या? पुरानों ने 70 साल में नहीं किया तो क्या हम भी उसी ढर्रे पर चले? इस प्रक्रिया से आप चुनेंगे घुसपैठियों को? मैं कह रहा हूं कैसे होगा, कैसे चुनेंगे आप? मैं कह रहा हूं पहली बात ये है कि ये सरकार जो है, जो 2014 से आई है, इसका एतमाद क्यों कम हो गया आमतौर लोग से, मुसलमानों का भी, दलितों का भी, बाकी लोगों का क्यों हुआ कम? क्योंकि डे वन से इन्होंने शुरू किया, पहले लव जिहाद, फिर घर वापसी, फिर ट्रिपल तलाक, फिर सीए, फिर कुछ और 370, और हर बार मुसलमानों को कॉर्नर करने की कोशिश 370 का मुसलमानों से क्या लेना देना है? नहीं देना, लेकिन क्या लेना देना है? चढ़ाया तो है मुसलमानों को ही। कौन? अरे कमाल कर रहे हैं आप मुसलमान, ये बहुत बड़ी बात, आप कांग्रेस के लीडर भी हैं। 370 से भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना और क्यों चिढ़ेंगे वो? नहीं है, क्यों चिढ़ेंगे भारत के मुसलमान? क्यों चिढ़ेंगे? भारत के मुसलमान चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान को चला जाए। नहीं, मैं कह रहा हूं कश्मीर को, ये है कांग्रेस की सोच, यूनियन, ये कांग्रेस की सोच है। नहीं, यूनियन टेरिटरी बनने के लिए भी कुछ एतराज नहीं था, लेकिन जिस तरह से बिहेव किया इन्होंने, जिस तरह से कर रहे थे, चढ़ा रहे थे मुसलमानों को। बिल्कुल नहीं चढ़ा रहे थे। बिल्कुल कौन चढ़ा रहा था सर? नहीं, कौन चढ़ा रहा था? कांग्रेस के लीडर के तौर पर संजीदा बात कीजिए। आरएसएस का ट्रोल देख लीजिए, उसका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आप व्हाट्सएप पे क्या चला रहा है। उसमें सरकार क्या करेगी? उसमें सरकार क्या करेगी? नहीं करेगी, कौन करेगा फिर? सरकार अगर नहीं रोकेगी अपने आईटी सेल को, जो आईटी सेल इस तरह की बातें फैलाता है, एकदम सियासी बातें, तथ्यों पर बातें कीजिए, दलाल पे बात कीजिए, दलील पर बात कीजिए, सियासी बातें ना कीजिए। मैं कांग्रेस भाजपा की सियासत पर सवाल नहीं कर रहा हूं। आप जामिया के देख लीजिए, जो आईटी सेल का क्या ट्रोल कर रहा है। अभी तक दिल्ली पुलिस ने एक एविडेंस नहीं दिया कि स्टूडेंट्स ने आग लगाया बसेस में, लेकिन वो आरएसएस की जो टीम है आईटी सेल, वो दिखा रही, ट्रोल कर रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को खुद ही एतमाद बहाल करना चाहिए और उनको खुद लीड लेना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर है पूरे मुल्क के, सबके प्राइम मिनिस्टर है, उनको तो लीड लेना चाहिए। उनको तो कहना चाहिए कि ये जो सिस्टम सीएए क्यों तकलीफ में, मुसलमान भी या बाकी लोग, पूरे आसाम, अभी भी आसाम में हर शहर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। आप प्रधानमंत्री का स्पीच सुनिए, उन्होंने कहा कि एक लिबास पहने हुए लोगों ने उपद्रव किया है, वही धरना दे रहे हैं, जबकि असम में हिंदू मुसलमान दोनों सड़क पे, ज्यादातर नॉन मुस्लिम ही सड़क पे है वहां पे। तो ये कहना कि एक धर्म के लोग कर रहे हैं, ऐसा गलत है। आज भी राम अब आपने एक लिबास की उन्होंने बात की तो आपने सीधे सीधे जोड़ लिया एक धर्म विशेष से और सीधे अपना जोड़ गुणा सियासी गणित लगा लिया। उनके कहने का और भी बहुत सारी मतलब हो सकती है। उन्होंने किसी का नहीं, उन्होंने साफ कहा कि नहीं, बिल्कुल आप उस स्पीच को सुनिए, देखिए गुमराह नहीं कीजिए, मेरे प्लेटफॉर्म से गुमराह नहीं कीजिए। ऐसी बातें तो दिन भर 2500 आप सुन रहे होंगे और सुना रहे होंगे। इमरान में बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा उसके बाद ऐड किया, पहले कहा एक तरह के कपड़े पहनने वाले लोग थे वहां, और फिर उसके बाद कहा असम के लोग हमारे भाई हैं। फिर उनको एहसास हो गया कि असम में उनकी हुकूमत है, त्रिपुरा में उनकी हुकूमत है, तो उन्होंने पलट के कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो हमारे भाई हैं, वो मान जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? अगर देखिए आज भी प्रधानमंत्री जी अगर आज पूरे मुल्क को वो संदेश दें और खुद बोले कि साहब इस मुल्क में सब बराबरी का हक है, परेशानी नहीं होना है इसमें, तो लोग सुनेंगे उनकी बात को। वो कहां बोल रहे हैं?
वो तो बल्कि एनआरसी वो कह रहे संजय जी, ऐसा है हैं, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि एनआरसी इमरान भाई, ऐसा है क्या? इमरान भाई, हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के लोग जो शुरुआती दौर में वहां पे एक कट्टा बनाते हैं, वो बंदूक होता है छोटा सा, नकली बंदूक बनाते हैं वो, तो वो अक्सर जब उससे फायर की जाती है तो सामने वाला घायल हो ही जाता है या कभी कभी मौत भी हो जाती है। लेकिन उस बंदूक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कभी कभी बैक फायर भी कर जाता है, वो चलाने वाले के सीने में लग जाती है वो और चेहरा बदरंग कर देता है। मैं समझता हूं कि सरकार जानबूझ के या अति उत्साह में एक ऐसा कट्टा वो फायर कर दी है जो बैक फायर हो गया है ये, और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। अभी सेट्टी साहब जो कह रहे थे, बहुत बहुत ही शानदार बात वो कह रहे थे कि सबका साथ और सबका विश्वास, तो पहले से ही आप बात कर रहे थे। जो विश्वास वाली बात है वो कहीं ना कहीं खंडित हुई है, और ये खंडित यदि हो रही है तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए, हालांकि इससे बेहतर मुफीद कोई पिच हो ही नहीं सकती है, यदि धर्म के आधार पर यदि कोई इस तरह की बात चले जिसमें पोलराइजेशन होने की बात हो, यदि एक अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपस में यदि बढ़ जाते हैं, तो इसी आधार पे तो 2 सीटों से सरकार तक पहुंची है और पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 20, 21, 22 राज्यों में सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी। तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि धार्मिक आधार पे ही उनका अपना चरित्र जो रहा है वो आगे बढ़ने का रहा है, और लोगों ने पसंद भी किया है, उनके चाहने वाले लोग भी चाह रहे हैं। अधिकांश लोग जो है जो एनआरसी, आप एक बताइए, आप यदि एनआरसी की बात हो रही है तो वो लोग कौन लोग हैं जो एनआरसी के पक्ष में जाने की बात कर रहे हैं या सीएए के बारे में जाने की बात कर रहे हैं? क्या सी बात है कि उनके अपने लोग हैं जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इस बार ये गलत दांव खेल गए हैं। आपने एक तरह से पूरे मुल्क की बात मैं कर रहा हूं कि इस तरह की आपने आग लगा दी है जाने या अनजाने में, जिसकी आग के तपिश से आप भी नहीं बच पाएंगे। आप इस चीज को माने, अभी भी वक्त है। अभी चाहिए प्रधानमंत्री जी को एक लाइन में वो बोल दें, आ जाए वो प्लेटफॉर्म पे और बोल दें कि ये पूरे मुल्क में एनआरसी की बात नहीं होगी, ये सीएए है। सबको ही जानता है कि ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लोग आए हैं मुल्क में, बाहर से आए हैं, यदि आप नागरिकता देना चाहते हैं दीजिए। वैसे भी यही खा रहे थे, यहीं पे रह रहे थे, बाद में भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एनआरसी की प्रक्रिया बार बार जो कही जा रही है, उससे सटे सीएए के बारे में बताया जा रहा है कि इससे आपको क्या आपत्ति है, आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए, लेकिन पूरे मुल्क में एनआरसी लागू करेंगे। ये दोगली जो रणनीति है और रवैया है, कम से कम ये स्पष्ट करे सरकार की एनआरसी का कुछ लेना देना नहीं है। यदि आपको क्या मुल्क में एनआरसी नाफिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? मेरी राय है, देखिए मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जितने फैसले लिए, मैं उन सबका समर्थन करता हूँ, बहुत ही बढ़िया फैसले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाई। जैसे नोटबंदी का मुद्दा था, नोटबंदी के ऊपर बड़ी आवाज उठी थी कि हम बड़ा नोट बंद कर देंगे ताकि काला धन कोई जमा ही ना कर पाए। वो बड़ा नोट 1000 की जगह 2000 का नोट आ गया, और जो काला धन था, जो नोटबंदी थे, उससे छोटा आदमी था वो बर्बाद हो गया। जिसके घर में शादी थी, जिसके घर में बीमारी थी, जिसके घर में दुनिया भर की तकलीफें थी, वो तो बर्बाद हो गया। जो बड़े पैसे वाले थे उनके नोट चेंज हो गए। उसी प्रकार से जितनी भी चीजें आई हैं, अब लोगों में ये डर है कि एनआरसी के अंदर जो एक आदमी सही है, जो एक आम व्यक्ति है, जो एक आम मुसलमान है, उसके साथ जाति ना हो, इतना ही भय है। एनआरसी में जो घुसपैठी है उसको पॉइंट आउट होना बिल्कुल जायज है। देश सुरक्षा का मामला, उसके हक में मैं भी हूं, लेकिन उस भय के मैं बार बार कहता हूं कि उनको एक तरह से ये कहते हैं ना कि पहला सवाल है इसमें यही है, क्या सीएए और एनआरसी निहित हैं आपस में? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सीएए अलग कानून है, एनआरसी अलग प्रक्रिया है। सीएए संसद में पारित होकर अब देश भर में लागू हो चुका है, जबकि एनआरसी के नियम और प्रक्रिया अभी तय होने बाकी है। यही डर है ना। आप लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं तीनों की, जैसे देश में एनआरसी लागू हो गया है, एनआरसी कराया जा रहा है, एनआरसी के नतीजे आने शुरू हो गए, एनआरसी के तहत लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये लागू नहीं करेंगे, बात कहानी खत्म हो गई। इमरान भाई, तो फिर देश में शरणार्थियों घुसपैठियों की पहचान ही ना कराएं। जरूर करें। उनकी बात है, दोनों बात आप ही कर रहे हैं। आप एक तरफ से किस बिना पर हो, किस बिना पर हो, आप ही बता दीजिए। आप ही नीतियां बना लीजिए। आप एक चुनी हुई सरकार बहुमत की घोषणा करे। तैयारी हो रही है ना, तैयारी है ना, आप यही कहना चाह रहे हैं ना। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो हम यदि उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आपको एतराज क्या है? इमरान भाई, घुसपैठियों आप बोल दीजिए कोई तैयारी नहीं है। और कौन घुसपैठे की बात कर रहे हैं? चुन के निकालने की मैं बात आपके लिए कहना चाहूंगा इरशाद जी और परमिंदर जी, एक सवाल है, क्या एनआरसी में धार्मिक आधार पर लोगों को बाहर रखा जाएगा? जो अभी आप कह रहे थे कि मुसलमान डरा हुआ है, वो जवाब आ रहा है कि नहीं, एनआरसी किसी भी धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं है। जब एनआरसी लागू किया जाएगा वो ना धर्म के आधार पर होगा, ना ही उस धर्म
के आधार पर किसी को बाहर किया जा सकता है और नहीं इसे लागू धर्म के आधार पर किया जा सकता है। किसी को सिर्फ इस आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता कि वो किसी विशेष धर्म को मानने वाला है। एकदम सही कहा आपने, मैं भी कह रहा हूं ये बात, लेकिन जो उसमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उनको, वो इस मुल्क के 70। अब उसका जवाब सुन लीजिए ना। जन्म के इस देश में नागरिकता के क्या सबूत चाहिए? जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीयन के आधार पर नागरिकता, देशीकरण के आधार पर नागरिकता और भूमि विस्तार के आधार पर। 13 सवाल कहां से लाए आपने? ये पांच ही तरीके हैं इस देश की नागरिकता के। हर भारतीय उसमें किसी न किसी को साबित करता है। और चाहे, अरे सर, ये सरकारी प्लेटफॉर्म से जारी हुए सवाल है। जी सलाम के फेसबुक पेज पर भी पढ़ लीजिएगा। जब तय ही नहीं हुआ नियम कानून तो ये कहां से लाया? पहले क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों की गुमराहकुन बातों को, ये आप लोगों की गुमराहकुन बातों को दूर करने और उससे लोगों को, ये देखिए ताजा तस्वीरें, ये अहमदाबाद गुजरात की ताजा तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये संजीव जी, आपकी बातों का असर है। ये देख लीजिए संजीव जी, ये आपकी बातों का असर है। इरशाद जी, ये आपकी बातों का असर है। क्या है ये लोग सड़कों पर इस तरह से कर रहे हैं। ये आप कम से कम सही तो बताइए, कम से कम लोगों को इस तरह से तो ना भड़काइए। सड़कों में एहतजाज हो रहा है और क्या हो रहा है? ये एहतजाज हो रहा है जी, ये क्या एहतजाज हो रहा है, ये धुआं निकल रहा है, लोग ये तोड़ा फोड़ी पर आमादा है। वो शेल मार रहे हैं, क्या कर ये रहे हैं? दिन का ही फुटेज है, शाम का फुटेज, रात का नहीं है। ये रात का भी है, हाँ, दिन का फुटेज है तो ये ठीक हो रहा है। ये ठीक हो रहा है। मैं इसे सही नहीं कह रहा, नहीं है। मैं बिल्कुल गलत कर रहा हूं। मैं बार-बार कह रहा हूं कि तशद्दुद के खिलाफ कहीं से भी हिंसा जायज नहीं है, आगजनी कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन सरकार बहुत देर से झूठ फैला रहे हो, अब हो गया नहीं आ गए। बहुत देर से जुड़ा हूं, पुलिस की गाड़ी पर बहुत देर से जुड़ा। पुलिस की गाड़ी पर पथराव आ गए ना। अरे झूठ मत फैलाओ। यासिर जिलानी साहब भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। ये सरकारी प्लेटफॉर्म से 13 सवाल और उनके जवाब जारी हुए हैं एनआरसी सीएए को लेकर के। इनको इस पर भी यकीन नहीं है। मैं अपने शो में इन सवालों को शामिल कर रहा हूं, उसके जवाब इन लोगों से भी लेने की कोशिश कर रहा हूं। जो जवाब आए उस पर इनकी राय, एक को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप ही बता दीजिए, अरे झूठ का पुलिंदा है, कहीं से ले आए आप? है क्या? आप बता दीजिए कहां से लाए हैं? ये उल्टा सवाल कर। आपने खुद कहा कि अभी तय नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो फिर कहां से आ गया? एनआरसी अभी तय नहीं हुआ है। ये गवर्नमेंट खुद कह रही है एनआरसी अभी तय नहीं हुआ। यासिर जिलानी साहब, क्या एनआरसी तय हो चुका है? उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो तय हो चुका है कि आप बता दीजिए? आप तो सरकार से जुड़े लोग हैं। सर झूठ है। और देखिए, मैं आपको अभी सीएए को लेके जो एक भ्रम और भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, भ्रम का माहौल और भ्रमित कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, वो कौन लोग हैं? उनको उनके नकाब को उतारने की जरूरत है। देखिए, राजनीतिक तौर पे हाशिए पे पड़े कांग्रेस, राजनीतिक तौर पे जीरो हो चुकी वामपंथी, और जो रीजनल दल हैं, इनके नेताओं के पास कोई काम नहीं रह गया। ये बिल्कुल हाशिए पे हैं। ये इतना नीचे गिर जाएंगे, ये एहसास नहीं उनको भी है, क्योंकि ये छात्राओं और छात्र के कंधे पे। सुन लीजिए पहले बात, अभी देखिए मैं बहुत देर में, और टाइम नहीं है, एक मैसेज भारत को देने दीजिए। उस बिहारी कट्टे की तरह अपने आप को कर लिया है, जो फायर इधर से हुआ, इस बार उल्टा फायर हो गया। आपका क्वेश्चन सुन लिया, अब आंसर सुनिए आपका। ये क्या कुछ देखिए, मैं इतने घटिया स्तर की सोच का जवाब देने के लिए मैं नहीं आया हूं, और ना मैं कौशिक की इस तरह के झूठ के प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं, ये उसी पार्टी के। हाँ, तो मैं आ रहा हूं, पहले सुनिए, बिल्कुल खामोश होकर सुनिए। मैं देखिए, भ्रमित जो कर रहे हैं लोगों को, मैं अपने मुसलमान भाइयों को, मेरे कौम के जो लोग हैं, जो इस वक्त कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसे, बताइए इनके नेता कौन है? इनके नेता हैं, जवाब दीजिए। अरे सुन लो पहले यार, सुन लो पहले अभी आप 40 मिनट बोल रहे हो, अभी सुनो पहले। इनका नेता है रावण, क्रिमिनल है वो। इनका नेता पप्पू यादव घोषित क्रिमिनल है, जो पप्पू यादव। सुन लो यार, यदि अपने क्षेत्र में मैं चला जाऊंगा, इमरान भाई उठ के चला जाऊंगा अगर ये नहीं सुनेंगे। मैं एक बात, इनका नेता जिग्नेश मेवानी, जिसके ऊपर केसेस हैं। इनका नेता सीताराम येचुरी, जो वामपंथ और भाकपा माले की क्या पूरी की पूरी एक सिस्टम है भारत के अंदर। सब जानते हैं कि इनके खून के ऊपर ये राजनीति करते हैं। ये उसके अलावा कोई बात नहीं सुनते ना सोचते। आ जाइए अब कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस तो इस वक्त इस कदर अपने आप को नीचे गिरा रही है। कांग्रेस के सबसे पहले अपना बताओ ना, आप बीजेपी का कर रही बताओ ना। कांग्रेस की छोड़िए, कांग्रेस जो बीजेपी तो डूब गई। चलो कांग्रेस तो खत्म हो गई। उसका इतिहास तो बताना पड़ेगा ना कि क्यों डूबी। मुसलमानों को वोट बैंक बना के तुष्टीकरण की राजनीति करके भड़का के डफली टेला ठेला। सुन लीजिए क्या दिया कांग्रेस को मुसलमान, डफली टेला ठेला ये दिया। बीजेपी आपको मेन स्ट्रीम में लेके आने की कोशिश कर रही। बीजेपी 5 जब आती है टेन्योर 2 में, तो मोदी साहब और उसके
अल्पसंख्यक मंत्री ये पहले ऐलान दिन करते से वो कर हैं रहे हैं। कि छात्र छात्राओं को वजीफे के तौर पे कितने पैसे देंगे इसका आपको अंदाजा भी नहीं। और यहां से कितना बजट है जिलानी साहब की जी। एनआरसी से मुसलमानों को क्यों नहीं डरना तो चाहिए? अगर आप नहीं सुनेंगे CAA आने के बाद मुसलमानों को क्यों नहीं डरना सुनिए चाहिए? तो सुनेंगे तभी तो सारी आपको जल्दी बोलेंगे, बताऊंगा ब्रेक लूंगा, फिर मैं। बिल्कुल डरने की जरूरत जल्दी एक नहीं ब्रेक लूंगा। है। सुन लीजिए, 1947 में हमने नामाकूल लीडर जिना के टू नेशन थ्योरी को लात मार के भारत के मुसलमान भारत में रहे थे, वो भारत के भूमि पुत्र हैं। भारत असदुद्दीन ओवैसी सुन कह लीजिए, रहे हैं कि हाँ। आप लोगों की इस कारकर्दगी से जिन्ना की आत्मा खुश हो रही होगी कि असदुद्दीन इस तरह से ओवैसी हिंदू मुसलमान को असदुद्दीन divide ओवैसी करना है, अगर भारत जो में कोई उनका सुन तरीका लीजिए, था, वो भारतीय आज जनता पार्टी ने बहुत अपना लिया। सख्त सुन लीजिए बात। असदुद्दीन ओवैसी अगर कोई जीता जागता शैतान अगर कोई इस जमीन पे है वो असदुद्दीन ओवैसी मैं है। वो उनके असदुद्दीन ओवैसी प्रतिनिधि हैं, ने तो मैं आपकी इस भारत बात के की अंदर यहाँ एक से- ऐसा माहौल नहीं, बना रखा है। मैं यहाँ से तारीफ नहीं करूंगा और ना ही अपना प्लेटफॉर्म दूंगा इस तरह की बातों। नहीं अगर आप नहीं कहे तो आप मेरे से आप सुनिए तो सही। क्यों शैतान मैंने कहा, आप बताइए कि कभी उन्होंने मुसलमानों के एजुकेशन पे चर्चा करने के लिए कभी खड़े हुए पार्लियामेंट के अंदर? उन्होंने कभी स्वास्थ्य मुसलमानों का अच्छा होगा, बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार है तमाम इलाकों में। आज हमारी बच्चियां उनकी 80-82% ड्रॉप आउट रेट 2014 से पहले रहा है, वो उसके लिए कभी उन्होंने काम किया? मैं आ रहा तब हूं, ये सवाल मैं आ रहा हूं पूछना सर। पड़ता है। आप पूरे समय से अभी देख रहा हूं जितना आपको वक्त मिला राजनीतिक बातें कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मुसलमान आपको सुन रहे हैं। CAA पर पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा है और उसको लेकर के तमाम सियासी बातें भी हो रही हैं। एक तबका डरा हुआ है जैसा कि परसेप्शन बनाया जा रहा है और उसको कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के लीडर के पास जा जाऊंगा क्योंकि ब्रेक से पहले काफी चर्चा हुई बाकी लोगों के साथ और उन्होंने अपने अपने सवाल रखे। मैंने भी ये 13 सवाल जो किए और उनके जवाब जारी वो भी आपके सामने रखा। यासिर जिलानी जी, बस इतना मुसलमानों को भरोसा आप दिला दीजिए आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, कि उन्हें क्यों नहीं डरना चाहिए CAA और NRC से। देखिए, मैं उनसे फिर कहूंगा कि आप प्लीज CAA को पढ़िए, पॉइंटर्स उसके देखिए। और CAA जो आया है वो 3 इस्लामिक कंट्री से जो प्रताड़ित और उत्पीड़न के शिकार होकर भारत आएंगे, उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसीजर को आप जब कंप्लीट करेंगे तब आपको नागरिकता मिलेगी। ये भारत ने एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है उस सिस्टम को बताया है। भारत के वजीर आजम ने बताया है, भारत के वजीर दाखिला ने बताया है। और आज देखिए 24 घंटे के अंदर इस भारत के बदलते हुए रूप में देखिए जो आप अपने पैकेज में भी दिखा रहे हैं। शाही इमाम ने CAA का समर्थन किया। आज अजमेर शरीफ के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन साहब ने भी CAA का समर्थन करके ये बताया है कि भारत के मुसलमान और सैयद जैनुल आबिदीन और अजमेर शरीफ, जहां से मुसलमानों की बहुत बड़ी वाबस्तगी है, जहां से मुसलमान बहुत समझता है, सुनता है, जानता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा असर है। और मैं तमाम मेरे पैनल में जो बैठे हुए मेरे मित्र हैं, मुझे मालूम है कि कांग्रेस का चश्मा लगा रखा है कौशिक ने, NRC के बारे में बात कीजिए आप। लेकिन नहीं, हम NRC हम झूठ के किसी आप प्रोपेगेंडे फिर वही पे आप कोई बात नहीं करेंगे। आप जो आधी अधूरी बात NRC करेंगे आप। तैयार नहीं हुई सवाल है, कुछ और जिस होगा, NRC जवाब का कुछ कोई और लेना देंगे। देना नहीं। संजीदा मैं सवाल भारत के कुछ मुसलमानों और होगा, को आप जवाब बहकावे कुछ और में देंगे। नहीं आप आने दूंगा। NRC के बारे में आपके बोलिए। बहकावे में नहीं आने दूंगा। NRC के बारे में NRC जब बोलिए। आएगी तब आपके अरे साथ बोलिए, देश की जनता सीना आपको सुन ठोक रही के है। बहस आप करेंगे बहुत ही और उसके संजीदा- प्रावधान को आप बहुत ही बताएंगे। संजीदा नेता और हैं। भारत के अंदर आप बोलिए, लेकिन एक बात है, सुन लीजिए, नहीं बोलिए, NRC संजीव क्या कौशिक होगी? जी, इमरान संजीव साहब, कौशिक जी, इमरान साहब, संजीव कौशिक जी, इमरान साहब, संजीव सरकार का कौशिक जी, रुख बता दो। मुखालफत तो NRC क्या है? CAA की हो रही है ना। नहीं बोलेंगे, मुखालफत बताइए तो आप अरे सरकार का NRC रुख की क्या बात है? कर रहे हैं, NRC को लेके मैं बता दूं। संजीव जी, ये मुखालफीन है, किसके NRC मुखालिफ है? NRC CAA के का मुखालिफीन है। लबो-लबाब आपको बता रोड पर दूं। किसके मुखालिफीन है? अरे CAA के इमरान मुखालिफीन है। इमरान साहब, जनता समझ इमरान साहब, रही है NRC कि को बता दूं कि क्या है NRC के बाद आप NRC। CAA कौशिक लेके आए, मानेंगे नहीं। जनता को ठगने राहुल के लिए। गांधी ने कौशिक को पता हथियार नहीं के क्या तौर पे आपने समझाया इस्तेमाल है किया है। कि मुझे समझ में नहीं आता है कि बेचारी जब वो आई थी अभी प्रियंका गांधी, कम से सवाल कम का जवाब तुम नहीं वहां देंगे, चले प्रियंका जाते, गांधी पे चले तुम वहां जाएंगे। जाते। मेरा ये कहना है कि NRC भी समझा देता हूं। समझाइए। NRC एक सिर्फ और सिर्फ आधार की तरह आपका पहचान का सिस्टम बनेगा और कुछ नहीं होगा। भारत में 1947 से 2014 अगर ये जो लीगल जितने भी एक्सपर्ट आजकल बैठ के बात कर रहे हैं वो भी आ जाएं, उनके साथ भी हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे हम लोग बहस करने के लिए तैयार हैं कि भारत के मुसलमानों को उसमें भी डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जो घुसपैठिया है
फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं, जो आसाम की जमीन पे इतनी बांग्लादेश आसानी से आए हुए आप NRC घुसपैठिए के को 13 नियम 1 कानून इंच की आपको ये भूमि जो भी बताया जा रहा नहीं है, दी जितना जाएगी। आसान बताया कौशिक, जा ये रहा ध्यान है, रखना, ये उतनी बता देना आसानी जाके से कौन कांग्रेस नहीं पार्टी लागे? को, अरे ये बता देना इमरान कांग्रेस भाई, लोगों के पार्टी को। सर्टिफिकेट चाहिए आपको, चलिए, आपकी आधार सारी नंबर इरशाद जी चाहिए, खुद वोटर कांग्रेस कार्ड के लीडर चाहिए। बैठे हैं। बस इसी के इरशाद इसी जिलानी के लिए साहब, NRC उनके करा रहा सवाल है। का जवाब दे दीजिए। इसी के लिए NRC करा रहा है। किसके सवाल का? इरशाद इसके लिए साहब, NRC क्या करा रहा है। क्या बस पूछे सवाल पूछिए। इरशाद साहब, हाँ, मैं जब कहना इतना चाहता साफ हूं- सुथरा मामला है तो क्या आपको खदशा है? क्यों मैं देश कह में रहा जो हूं लोग कि गड़बड़ा रहे है हैं? ही नहीं साफ सुथरा मामला, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। सुनिए ना, गलत वक्त रही नहीं, है। वक्त नहीं, जल्दी बताइए। मैं कह रहा हूं इमाम बुखारी और बाकी लोगों के मानने से ये आइन का सही नहीं हो जाएगा। ये तो क्या ये कांग्रेस के आइन मानने से सही हो जाएगा? कांग्रेस नहीं, ये आइन के खिलाफ है। आइन और इसलिए दस्तूर आइन को पहले दस्तूर को समझिए। पढ़ो। मुझे लगता है कि आप दस्तूर को आपने पढ़ा ही नहीं खूब सही पढ़ा, से। हमें पढ़ा ही नहीं। खूब पढ़ा हाँ, है। तो अगर आप लोग अगर आपको नहीं वकील हैं, मालूम तो है। दस्तूर को अच्छा, पढ़िए। मुझे बोलने दो भाई, आप संविधान मुझे की बोलने दीजिए। प्रस्तावना में जो सबसे पहला वर्ड आता है शुरुआती दौर में, हम भारत के लोग कहते हैं। हाँ, हम भारत के लोग। ये तो पीपल में और आप कहाँ आ बताइए, गया? हाँ, तो बताइए हम भारत के लोग। खास कर कहाँ गया? खास कर कहाँ गया? आप बताइए। खास कर क्या कर रहे हो? सीए और आप क्या कर रहे हैं? झूठ है, भड़काइए, ये किसी मजहब के नाम पे नहीं कर हम सकते भारत के आप। लोग कर रहे हैं। बताइए ये आप। कानून, ये दस्तूर कानून के खिलाफ है। आप क्या कर रहे हैं? खिलाफ कर रहे हैं। दस्तूर को पढ़िए। खूब मैं पढ़े हुआ, बार-बार ये रखा हुआ मेरे पास दस्तूर। दस्तूर को दस्तूर का पढ़िए, आप और पढ़ो दस्तूर दस्तूर। का झूठा आपको नहीं मालूम प्रोपेगेंडा दस्तूर मत में, फैलाइए। दस्तूर पढ़ के सुना चुका हूं मैं। दस्तूर में साफ साफ है ये गलत है। अरे आप इमाम भी- बुखारी कहने से सही नहीं हो इरशाद जी, जाएगा। इरशाद जी, यासिर जिलानी साहब, आप तो खुद वकील है। आर्टिकल 14 को इरशाद जी शुरू से बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसी बात पर ना इत्तेफाकी है। आप संविधान की मूल जो एक भाव है सबको समानता, उसकी खुली खिलाफवर्जी कर रहे हैं। और जब मैंने सवाल किया तो वो कहते हैं कि ये देश के नागरिकों पर भी नाफिज है और जो विदेशी नागरिक यहाँ पर आते हैं उन पर भी नाफिज है। कहीं ना कहीं समानता के अधिकार यही का तो आप लोग सबसे बड़ा झूठ है। देखिए झूठ ये वकील आप बता इनको फिर से दीजिए। जिलानी साहब, आज झूठ वकील के आप जो बता सौदागर है, दीजिए। मुझे सुनाने की मैं जरूरत नहीं है। मैं भारत के आर्टिकल और ये संविधान पे मेरा इतनी महारत है आर्टिकल कि जिस 14 आर्टिकल की बात और करेंगे आर्टिकल 14 से लेके 21 को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा अपनी ज़बानी। आप लोगों की तरफ पेपर देखने की जरूरत नहीं है। पेपर देखने की जरूरत नहीं है। मैं आर्टिकल 14 से लेके जितने भी हमारे संविधान ने आर्टिकल बनाए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, मैं आपको 1 to 1 बता दूंगा। साहब, यही बात कर रहे परेशानी हैं। है कि आपको सब मुंह जबानी याद है। हाँ, यही परेशानी है। सारी परेशानी की जड़ आप यही कौशिक है। ना 3 में ना 13 में, 3 में ना 13 में, प्लीज। इमाम बुखारी के कहने से मान रहे। कल वही इमाम बुखारी के खिलाफ बोलते फिरते थे वो बीजेपी के लोग। बिल्कुल, नारा लगाते फिरते थे वो। जिस आदमी को जब भी समझ आ जाए हम उसकी बात समझ करेंगे, नहीं आ उसका रहा है वो। वेलकम करेंगे। हम उस समझ तरह नहीं के है लोग नहीं है उसको। कि 1935 के पर्सनल लॉ को 1971 में इंदिरा गांधी ने पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया और मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया। वो लोग नहीं है, पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है, क्या सच है क्या झूठ है, बहुत क्या शुक्रिया। सच है क्या झूठ आज है। वक्त पूरा हुआ जा रहा है। हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। हर रोज आपको सही बात आप तक पहुंचे इसकी हमारी कोशिश रहेगी। बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त पूरा हुआ जा रहा है। इस बहस के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे देखने वाले चीजों को समझें, पढ़ें और जो बातें यहां से भी कही गई हैं काफी हद तक कोशिश की गई है कि चीजों में गुमराह ना हुई, पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद कोई फैसला कीजिए, कोई अपनी राय दीजिए। लौट रहे हैं, आप रहिए जी सलाम के साथ।